नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो एनडीए की सरकार, जिसके नेता मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ, उनकी सरकार कैसी होगी या मोदी क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक, मोदी अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाएंगे। उनको अपने साथी धड़ों को सीटें देनी ही होंगी, मंत्रालय में कैबिनेट मंत्रालय भी बांटने होंगे, करीब 1 दर्जन राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार भी। मोदी जी मजाक में कर रहे थे या तंज कस रहे थे कि ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप भरोसा मत कीजिएगा और वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई फ़ोन आए कि मंत्रिमंडल में आपको शामिल कर रहे हैं तो 11 जगह से वेरीफाई कर लीजिएगा और उसके बाद आइएगा परिवार के साथ। अपने पार्टी के लोगों के लिए तो ये बात कह सकते हैं, लेकिन एनडीए के धड़ों के लिए नहीं कह सकते। एनडीए के धड़ों को तो बकायदा फ़ोन उनको नहीं करना, एनडीए के धड़ों को फ़ोन करना है कि हमारे 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 इतने हैं और इतनों को आप मंत्री बनाइए, और मोदी जी को मोहर लगानी पड़ेगी। कुल मिलाकर मोटे तौर पर यह बात कही जा रही है। इसमें स्पीकर का पद भी अभी आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक अटका पड़ा है। इसी तरह मोदी अपने हिसाब से मंत्रालय भी नहीं बांट पाएंगे कि किसको क्या मंत्रालय देना है, किसको क्या मंत्रालय देना है। 4 मंत्रालय मोटे तौर पर अपने पास रखेंगे, वो मस्ट है। जैसे रक्षा है, विदेश है, वित्त है और गृह मंत्रालय है, वो अपने पास रखेंगे। लेकिन अमित शाह गृह मंत्रालय संभालेंगे नहीं संभालेंगे अभी तय नहीं है। बाकी वो चाहेंगे कि सामाजिक कल्याण, ऐसे मंत्रालय जिनसे वोट हासिल होता है, वो ज़्यादा अपने मंत्रालय अपने पास रखें। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश ये भी उस्ताद हैं, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। वो इतनी आसानी से ये मंत्रालय छिन जाने देंगे अपने हाथों से, ऐसा संभव होता नहीं है। छोटी बात मैं एक कह दूं कि मोदी जी को गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को गठबंधन की सरकार में रहने का, पलटी खाने का, गठबंधन से बाहर निकल जाने का, गठबंधन में रहते हुए अपनी मांगों पर टिके रहने का, अपनी मांगें मनवाने पर जोर देने का बड़ा खासा अनुभव है। तो ये कश्मकश चलती रहनी है, बंद नहीं होने वाली है। मोदी मनमाने फैसले नहीं ले पाएंगे। तीसरी बात, जैसे कि रात को 8 बजे अचानक देश चौंकेगा नहीं है, यानी आप समझ गए कि नोटबंदी जैसी स्थिति नहीं आने वाली। यानी कोरोना में जैसे ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ, ऐसा कुछ मोटे तौर पर होने वाला नहीं है। यानी जीएसटी मनमाने ढंग से और बिना आधी अधूरी तैयारियों के लागू कर दी गई, ऐसा होने वाला नहीं है। या फिर कोरोना काल में जो लॉकडाउन हो गया अचानक, इतना बड़ा लॉकडाउन और बिना समय दिए, ऐसा कोई चौंकाने वाला नहीं है। मनमाना फैसला नहीं लेने वाले। आकाशवाणी के जरिए या दूरदर्शन के जरिए मन की बात वो करते रहे हैं, आगे मन की बात करेंगे। उसमें से कितनी उनकी मन की बात होगी, कितनी साथियों के मन की बात होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी तो 100% मन की बात करते थे, अब दूसरों की मन की बात सुननी पड़ेगी, और दूसरों की मन की बात सुनने की मोदी जी को आदत नहीं है। यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं, चाहे गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे दिल्ली में 2 बार प्रधानमंत्री रहे हों। मोदी को यूसीसी पर खामोश रहना होगा, डिलिमिटेशन पर भी खामोश रहना होगा, वन नेशन वन इलेक्शन पर भी खामोश रहना होगा, पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसमें विनिवेश को लेकर भी थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मोदी अब अग्निवीर की समीक्षा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी तक वो टस से मस नहीं हो रहे थे, अब हो सकता है अग्निवीर योजना को खत्म तो नहीं किया जाए, लेकिन उसमें इतने सारे बदलाव कर दिए जाएं कि वो ऐसा लगे कि पुरानी योजना जैसे ही भर्तियां सेना में हो रही हैं। इस पर सेना भी एक स्टडी कर रही है। मोदी एक हद से ज्यादा एचएम नहीं कर पाएंगे। एचएम यानी हिंदू मुसलमान। बीजेपी के लोग, संघ के लोग एचएम कहते हैं, तो मैं एचएम वहीं से शब्द लिया है। अभी मोदी जी बात बात पर एचएम करते हैं, बात बात पर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इस तरह के जो भाषण है, जो इस तरह के भाषण अब चुनावी रैलियों में मोदी जी के दिखाई नहीं देंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में, जिस पर मैं विस्तार से बताऊंगा कि वो मांस, मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान, बाबरी ताला राम मंदिर पर, बुलडोजर चलेगा राम मंदिर पर, ये सारी बातें नहीं हो पाएंगी। मोदी मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे।
क्योंकि नीतीश कुमार भी मुस्लिम आरक्षण के विरोध में नहीं है और चंद्रबाबू नायडू ने तो साफ कर दिया है कि आंध्र प्रदेश में वो 4% मुसलमानों को आरक्षण भी देंगे। इसके साथ हज जाने वालों को 1 लाख रुपए की सब्सिडी भी देंगे। ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए हर जिले में ज़मीन भी देंगे। जो मौलवी हैं उनकी तनख्वाह 10,000 रुपये कर देंगे। 5 लाख रुपया गरीब मुसलमानों को बिना ब्याज का कर्ज देंगे। तो अब भूल जाइए मोदी जी, मुसलमानों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, तुष्टीकरण होता था, फलाना ढिमका होता था, ये बातें नहीं कर पाएंगे। मोदी को जातीय जनगणना कराने के लिए क्या मजबूर करने में नीतीश कुमार कामयाब होंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार इसको अपना बड़ा प्लैंक मानकर चल रहे हैं, बड़ा राजनीतिक आधार बनाकर चल रहे हैं। और उनको, अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री 5 साल रहना है तो चंद्रबाबू नायडू को भी 5 साल आराम से बिना किसी दिक्कत के आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहना है। नीतीश को जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें फिर 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने रहना है। तो आपको प्रधानमंत्री बना रहना है, दोनों को मुख्यमंत्री बना रहना है, तो सबको एक दूसरे के साथ ही चलना होगा। और फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बने रहना है तो दोनों की बात माननी ही पड़ेगी। मोदी बात बात पर उग्रवाद, उग्र हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद, इसकी बात भी नहीं कर पाएंगे जैसा कि वो करते रहे हैं। 10वां पॉइंट है कि मोदी को संसद में मजबूत और एकजुट विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। 11वां पॉइंट है कि 11वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 10 पॉइंट पर मोदी जी चलेंगे तो फिर मोदी जी क्यों रहेंगे? प्रधानमंत्री पद पर बैठकर करेंगे क्या? 24 में से 18 घंटे करेंगे क्या वो? अगर वो हिंदू मुसलमान नहीं कर पाएंगे, मनमाने फैसले नहीं ले पाएंगे और यूसीसी जैसी बातें नहीं कर पाएंगे, डिलिमिटेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसी बातें नहीं कर पाएंगे, अग्निवीर के पक्ष में बड़े बड़ी रैलियां नहीं कर पाएंगे, तो फिर करेंगे क्या प्रधानमंत्री पद पर रह के? अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। 4 महीने बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव होने हैं और वहां पर मोदी जी जब भाषण देने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? क्या वैसा ही बोलेंगे जैसा राजस्थान में बोल रहे थे अभी लोकसभा चुनाव के दौरान, या भारत के दूसरे राज्यों में बोल रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान? स्वाभाविक है कि ऐसा नहीं बोल पाएंगे। और चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू हो ना हो, गठबंधन धर्म की आचार संहिता उन पर लागू होगी, ये 100% तय है। ये अच्छा पॉइंट निकला ना अचानक बातों बातों में, गठबंधन धर्म की आचार संहिता। महाराष्ट्र, हरियाणा बीजेपी हार गई तो एनडीए में हलचल मच सकती है, तब क्या सरकार गिर सकती है, तब क्या मोदी जी को बदला जा सकता है। 2025 देखिए, अगला साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस साल के अंत तक ये चुनाव निपटेंगे, उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल मच सकती है। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में, जो बहुत बड़ी संभावना है कि कांग्रेस की या कांग्रेस गठबंधन की वहां वापसी हो सकती है। झारखंड के लिए भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो जेएमएम के साथ गठबंधन है वो रिपीट कर सकता है। तो अगले साल संघ के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं और फिर मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। और एक बड़ी बात कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब मोदी नहीं कर पाएंगे, उग्र हिंदुत्व, संघ की एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम, यूसीसी को, तो संघ का कार्यकर्ता सड़क पर आ सकता है। बीजेपी में क्या कुछ लोग जो बवाल पैदा करते रहे अपने बयानों से, वो कोई ना कोई बयान देकर मोदी को मुश्किल में डाल सकते हैं। संघ अपने कार्यकर्ताओं को खुली इजाज़त दे सकता है कि आपको जो मनाए करो, सड़क पर अगर आपको विरोध करना है करो। उससे क्या स्थिति खराब सी नहीं हो जाएगी? तो ये अपने आप में बड़े सवाल उठते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे, इंडिया गठबंधन तो इसी का इंतजार कर रहा है। आपको ध्यान होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम उचित समय पर उचित कदम उठाएंगे। तो उचित समय क्या अगले साल आएगा? और उचित कदम जो वो उठाएंगे उसमें नीतीश कुमार का कदम भी उनसे कदम मिलाता नजर आएगा, खड़गे से। और चंद्रबाबू नायडू का कदम भी क्या खड़गे के कदमों से, इंडिया के कदमों से कदम मिलाते नजर आएंगे? या ये सरकार कदम ताल करते हुए 5 साल चल ही जाएगी? उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।